सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल और आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 9th फिजिक्स का, या कहूँ क्लास 9th साइंस का, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। जी हाँ, ग्रेविटेशन नाम का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सब ने यार बचपन में जब भी कभी न्यूटन साहब के बारे में सुना है, एक चीज़ हमेशा सुनी है कि एक पेड़ से एक फल गिरा, सेब गिरा, और न्यूटन साहब ने डिस्कवर कर दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उन्होंने सोचा कि ये जो सेब है वो नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया, और उस पर उन्होंने डिस्कवर कर दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले मैं इस थ्योरी का समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात कहूँ तो ये थ्योरी मेरे मानने में बिल्कुल झूठ है। जो लोग मानते हैं वेरी गुड, नहीं मानते, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। और इसका कारण ये है भाई, असली कारण समझो। अगर कभी हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना हो ना, हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन जानना हो, एक बार जाओ यूट्यूब पर सर्च करो, जौन सी भी तुम्हारी लैंग्वेज में तुम्हें देखना हो वो देखो, और उस लैंग्वेज में समझो कि इतना आसान नहीं है कि एक पेड़ से एक फल गिरा। लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई है। नाम अगर मैं लेने बैठूं, निकोलस कोपर्निकस, ठीक है, गैलीलियो गैली साहब, इन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी इस चीज़ को जानने में, ग्रेविटेशन, इस फोर्स को जानने में। इतना आसान नहीं था कि बस एक सेब गिरा और न्यूटन साहब ने डिस्कवर कर दिया। मतलब आप एक बार हिस्ट्री ऑफ उठाओ, हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन कभी देखो अपने इंटरेस्ट के लिए। ये किसी स्कूल के सिलेबस में नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है ना। बस अपने इंटरेस्ट के लिए एक बार जाओ और चेक करो, आपको पता चलेगा कि कितनी कितनी मेहनत लगी है, किस किस लोगों ने अपनी जान दे दी है इस चक्कर में, अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है ना। बस फ़र्क से इतना ना कि नेचर ने ग्रेविटेशन जो ढूंढना था वो हमारे न्यूटन साहब के नाम पे था, तो उन्होंने आके ढूंढ दिया। वैसे इस थ्योरी का एक कारण ये भी है भाई, एक फल के गिरने से ना ग्रेविटेशन जैसे बड़े लॉ के बारे में पता चल जाना, ये इतना आसान नहीं होता है ना। अगर आप देखो तो उसमें बताते हैं कि करीबन 1510 में ईयर बोल रहा हूँ, ये 1510 में निकोलस कोपर्निकस ने एक थ्योरी लाई थी अपनी, और वो था हेलियोसेंटर थ्योरी, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो हमारा सन है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, यानी कि हमारी अर्थ जो है वो यूनिवर्स के चक्कर एक सेकेंड, जो सन है वो अर्थ के चक्कर नहीं काटता, जो अर्थ है वो सन के चक्कर काटती है। होता क्या था उस समय, ये जिस समय की बात है, उस समय लोग ये मानते थे, या मैं कहूँ लोगों को ये बताया जाता था चर्च के द्वारा या बड़े लोगों के द्वारा कि जो ये है ना, अगर आप रोमन कैथोलिक चर्च, जो नेम यूज होता है वो होता है रोमन कैथोलिक चर्च। तो रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा ये बताया जाता था कि जो हमारी अर्थ है वो सेंटर है ना। अब वो क्या कारण था? वो उनका कारण था कि भाई गॉड ने जो ये अर्थ बनाई है, तो जो भी चीज़ है वो अर्थ के चक्कर काटती है, मतलब ये है कारण, ठीक है ना। लेकिन निकोलस कोपर्निकस ने कहा जी ये बात बिल्कुल गलत है। सन जो है वो सेंटर है हमारी यूनिवर्स का, अर्थ हमारे चक्कर काटती है, ठीक है। उन्होंने अपनी थ्योरी भी लिखी, और उसके अंत तक, जब उनकी लाइफ का अंत आने वाला था, जब उन्होंने डेथ होने वाली थी, उन्होंने उससे पहले एक बुक छापी, ठीक है, जिस बुक को बैन कर दिया गया है ना। लोगों ने कहा कि भाई ये बुक नहीं छपनी चाहिए, लोगों को नहीं पता चलना चाहिए, मतलब पता नहीं क्यों नहीं चाहते हुए, वो अपनी बात को सच मानते थे। उन्होंने उनकी बुक को बैन कर दिया अपने एरिया में, हम नहीं छापने देंगे, नाम बांटने देंगे, ठीक है। 1610 में गैलीलियो गैली साहब ने कहा कि नहीं भाई ये बात बिल्कुल सच है, जो निकोलस कोपर्निकस ने कहा कि अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, द सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। और जो अर्थ है वो सन के चक्कर काटती है, सन नहीं काटता अर्थ के चक्कर, है ना। तो अब हुआ क्या था, हीलियोसेंटर थ्योरी जो निकोलस कोपर्निकस ने दी थी 1510 में, उन्होंने कहा था कि कोई एक ऐसा फोर्स है अर्थ और सन के बीच में, जो सन लगा रहा है अर्थ पे। उन्होंने कहा कि जो सन लगा रहा है अर्थ पे, जिसकी वजह से हमारी अर्थ सन के चक्कर काट रही है। सेम फोर्स हमारी अर्थ लगा रही है मून पे, और मून हमारे चक्कर काट रहा है। लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी चली गई, वो थ्योरी को नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी एक रिवॉल्यूशन ला दिया था, ठीक है, जिसका समर्थन हमारे गैलीलियो गैली साहब ने किया, ठीक है, जिसका उन्हें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब
पे करना पड़ा, कॉस्ट पे करनी पड़ी, है ना। वो हमारा एम नहीं है कि उनकी जो लाइफ है वो कितनी बुरी हो गई थी उसके बाद, जब उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि हाँ निकोलस कोपरनिकस ने जो कहा वो बिल्कुल सच था, है ना। आप चाहो तो हीलियोसेंटर थ्योरी वगैरह देख सकते हो यूट्यूब पे, हमारा वो एम नहीं है। बात सिर्फ ये है आपको बताने की कि केवल एक फल के गिरने से, एक सेब के गिरने से ये थ्योरी नहीं बनी। तो इन मिथ से दूर रहो। अगर आप मानते हो तो अच्छी बात है, लेकिन और लोगों की भी यार रिस्पेक्ट करो, उन्होंने बहुत काम किया है, ठीक है। तो हमने जब आपको हमने आपको जब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2 हमारे फिजिक्स का, तब हमने कहा था कि हर एक मोशन के पीछे एक फोर्स होती है। हमने कहा था कि हर एक मोशन के पीछे एक फोर्स होती है ना। याद हो मैंने कहा था कि आप कुछ भी कर रहे हो उसके पीछे एक फोर्स है। आप चल पा रहे हो, आप चल रहे हो, उसके पीछे एक फोर्स है ना। आप किसी को धक्का दे रहे हो तो फोर्स लगा रहे हो, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी मोशन हो रहा है, उसके पीछे कारण है एक फोर्स का, ठीक है। अब भैया कॉजेज ऑफ मोशन में अगर मैं देखूं तो कोई भी चीज़ जो मोशन लाती है वो होती है पुश या पुल, है ना। यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ लिख रखी है, आप ये पढ़ो। फोर्स कॉजेज मोशन, वी नो दैट फोर्स कॉजेज मोशन, टू मूव समथिंग यू नीड टू अप्लाई अ पुश और पुल। किसी चीज़ को चलाना है तो उसे पुश या पुल तो करना पड़ेगा, किसी चीज़ को धक्का देना पड़ेगा या खींचना पड़ेगा चलाने के लिए, है ना। विच इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, और फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज नोन एज फोर्स होती है ये, है ना। तो हर एक मोशन के पीछे जो रीजन है वो है एक फोर्स, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि जो भी एक मोशन होगी उसका एक सबसे मेन कारण क्या होगा? एक फोर्स होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, एक स्टोन जब ड्रॉप होता है, अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम हाइट फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ बिकॉज द अर्थ एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द स्टोन एंड पुल्स इट डाउन। जब एक स्टोन ये नीचे गिरता है ना अर्थ की तरफ, जब ये एक स्टोन नीचे गिरता है, ये ग्राउंड की अर्थ की तरफ, यहाँ मैंने लिख दिया अर्थ, जब ये अर्थ की तरफ गिरता है तो उसका कारण होता है अर्थ एक अट्रैक्शन की फोर्स, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है एक स्टोन की तरफ जो इसकी तरफ आता है। अब यहाँ एक बहुत अच्छा सवाल बनता है कि भैया क्या सिर्फ और सिर्फ अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है? क्या मैं किसी एक ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा सकता? इसका आंसर है बिल्कुल लगा सकते हो भाई। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, सुनो मेरी बात, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, है ना, every object in this universe exert a force on every other object in this universe। एक ऑब्जेक्ट दुनिया के, इस यूनिवर्स के हर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, जितने भी रेस्ट ऑब्जेक्ट हैं। भाई मान लो अगर इस दुनिया में 100 ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से आप एक ऑब्जेक्ट हो, तो वो एक ऑब्जेक्ट बाकी दुनिया के 99 ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। तो भैया मुझे भैया ये बताओ, मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, अगर ये स्टोन ड्रॉप हो रहा है तो ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? ये नीचे ही क्यों जा रहा है? ये स्टोन मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? ये अर्थ की तरफ क्यों जा रहा है? इसका आंसर ये है, इस स्टोन पे सबसे ज़्यादा फोर्स कौन लगा रहा है? स्टोन पे अगर आप सबसे ज़्यादा फोर्स लगा रहे होगे तो ये आपकी तरफ चलेगा। स्टोन पे फोर्स सबसे ज़्यादा अर्थ लगा रही है इस टाइम, इसलिए ये स्टोन अर्थ की तरफ चलता है, ठीक है। तो अर्थ एक बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है, इसलिए हम भी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये स्टोन भी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, या कोई भी चीज़ हो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया, ठीक है। अ स्टोन ड्रॉप्स फ्रॉम हाइट ड्रॉप्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना, और यही था हमारा मेन काम। अच्छा अब एक चीज़ पढ़ो, a stone drops from height towards the earth because the earth exerts a attraction called gravity on the stone and pulls it down, है ना, pulls it down। वो ग्रेविटी नाम का एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है जो इसे अपनी तरफ खींचता है, ठीक है भैया। दूसरी लाइन पढ़ो, ठीक है भाई। द अर्थ अट्रैक्ट करती है या कहूँ खींचती है ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अर्थ सारे के सारे ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की तरफ खींचती है। मान लो ये अर्थ है ना, कहोगे भैया कैसी अर्थ है, और हम यहाँ पे, तो
हम अगर यहाँ ग्राउंड पे खड़े हैं तो अर्थ हमें अपने सेंटर की ओर खींच रही है, जहाँ पे भी अर्थ का सेंटर होगा अर्थ हमें उस तरफ खींच रही होगी। अर्थ का सेंटर तो भाई सेंटर में होगा ना, तो अर्थ हमें इस सेंटर की तरफ खींच रही है। ऐसा है, अगर आप यहाँ भी खड़े हो ना, यहाँ इस जगह भी खड़े होगे तो भी सेंटर की तरफ अर्थ हमें खींच रही होगी, ठीक है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अब ये फोर्स कैसा है ना, द फोर्स विद विच अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ये फोर्स है जिससे अर्थ हमें खींचती है या कोई भी ऑब्जेक्ट हमें खींचता है अपनी ओर, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर अर्थ की बात करें तो ये हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अगर स्पेशली अर्थ की बात करें तो ये हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। और एक बात और सुनो, जब भी अर्थ से रिलेटेड ग्रेविटेशनल फोर्स की बात आएगी ना, जब भी अर्थ से रिलेटेड ग्रेविटेशनल फोर्स की बात आएगी तो आप वहां पे ग्रेविटी नाम का शब्द यूज कर सकते हो, क्योंकि साइंटिस्ट ने स्पेशली ग्रेविटी नाम का शब्द अर्थ के लिए अलग रख रखा है। उन्होंने कहा कि सारी की सारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन जहां भी हम ग्रेविटी बोले ना तो समझ जाओ कि फोर्स की जो बात हो रही है वो अर्थ से रिलेटेड है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ से रिलेटेड है। हम बार बार नहीं लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, हम साफ साफ लिखेंगे ग्रेविटी। हम क्या लिखेंगे? ग्रेविटी। तो जहां भी ग्रेविटी लिखा हुआ है वो केवल और केवल क्या बता रहा है कि यहाँ पे अर्थ से रिलेटेड बात हो रही है। अच्छा एक बात और सुन लेना, अगर ये मार्स वीनस के लिए होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही मिलेगा, ग्रेविटी नहीं मिलेगा। केवल केवल क्या है? ग्रेविटी, अर्थ के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैंने आपसे जैसे कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में सारे के सारे ऑब्जेक्ट को खींचता है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है भैया? ऐसा कैसे है? फिर तो हम और दूसरा ऑब्जेक्ट जाके चिपक जाने चाहिए। जिस तरह एक ये जो पत्थर है वो अर्थ से जाके चिपक गया, हम तो नहीं चिपके अपने दोस्त से जाके, है ना। हम यहाँ खड़े हुए थे, आपने कहा कि हर दूसरा ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, तो हम दोनों को तो आके चिपक जाना चाहिए था भैया, हम दोनों को तो आके चिपक जाना चाहिए था, है ना। ये सोच रहे हो ना? क्लियर करूंगा सारे डाउट, परेशान मत हो। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत वीक फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत ज़्यादा कैसी फोर्स है? वीक फोर्स है। वीक फोर्स है मतलब ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब नहीं आ जाता। ये ऑब्जेक्ट आपस में पास ऐसे ही नहीं आ जाता आराम से कि भाई बैठे हुए थे और पता चला एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। बहुत वीक फोर्स है ये, है ना, बहुत वीक फोर्स। 10 की पावर 11 में होती है ये, -11 में, ठीक है। 10 की पावर -11 में जाती है फोर्स, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ही हल्की फोर्स। अब आप सोच रहोगे कि ये पत्थर तो नीचे आ गया, ये पत्थर तो एकदम से नीचे आ गया, इसका कारण होता है भाई पोटेंशियल एनर्जी। अब भैया ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है? परेशान मत हो, ये भी समझाऊंगा, फिलहाल समझ लो। इसकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है और ये चाहता है कि अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहे, इसलिए ये कहाँ पे आ जाता है? इतने नीचे आ जाता है। परेशान मत हो, ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। बस ये समझो कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन हम चिपक इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि ये फोर्स बहुत वीक है। और 4 तरह की फोर्स होती है, उसमें सबसे वीकेस्ट है ये। 4 तरह की फोर्स में सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। न्यूटन साहब ने कहा कि हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, ठीक है। ये सब बातें यही हैं, पढ़ लेना, ठीक है। इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आर स्मॉल देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल। अगर दोनों का मास बहुत हल्का है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मासेस, जो दोनों का मासेस है या किसी भी एक का भी मास है वो बहुत हल्का है, तो जो फोर्स होती है वो बहुत कम होती है, जो फोर्स होती है वो बहुत कम होती है। और उसे हम क्या क्या करते हैं? डिटेक्ट नहीं कर पाते, है ना। उसे पहचान पाना कि यहाँ पे फोर्स लग रही है नहीं लग रही है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अदर टू ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कैसी फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसी फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर ये दो ऑब्जेक्ट आपस में रखे हुए हैं तो वो अट्रैक्ट ही करेंगे, रेपल नहीं करेंगे। रेपल मतलब एक दूसरे को दूर दूर नहीं भेजेंगे, एक दूसरे को पास पास ही बुलाएंगे। अट्रैक्ट ही कर सकते हैं, रिपल नहीं कर सकते। भैया रिपल क्यों बता रहे हो? क्योंकि आगे चलोगे क्लास 10th में पढ़ोगे
रिपल्सिव फोर्स भी होती है। रिपल्सिव फोर्स भी होती है, वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे आप, इलेक्ट्रिक चार्जेस में आप पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस आपस में अट्रैक्टिव फोर्स भी लगाते हैं और रिपल्सिव फोर्स भी लगाते हैं, है ना। ये पढ़ा भी होगा कि प्लस चार्ज को रिपल करता है, लेकिन प्लस चार्ज माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, केवल और केवल अट्रैक्ट ही कर सकता है। ये कैसा फोर्स है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। चलो तो भाई अब पढ़ लेते हैं जरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन साहब ने दिया था, ठीक है। तो ये क्या है, इसका नाम ये भी होता है, क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि इसे किसने दिया था, न्यूटन भैया ने दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक बात और बता दूं, एक बात और सुन लो, हमने 3 लॉ पढ़े थे न्यूटन के, ये उनसे अलग है। पिछले चैप्टर में 3 लॉ पढ़े थे न्यूटन के, उसमें से एक लॉ मत समझना, वो 3 लॉ अलग दिए थे न्यूटन ने, ये एक लॉ अलग है, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन शुरू करते हैं। आखिर क्या लिखा हुआ है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स विच इज, मेन बात सुनो, आप कह रहे हो कि भैया यहाँ तक की तो लाइन बहुत देर से आप बता ही रहे हो, विच इज, अब ये फोर्स के बारे में बता रहा है, विच इज, फोर्स कैसी है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब फोर्स दो ऑब्जेक्ट के तो बीच में लगेगी, एक अकेला ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, तो मास m इंटू मास 2, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। 2 मासेस होंगे फोर्स, 2 मासेस तो होंगे, उन दोनों फोर्स के, उन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स। अगर दोनों मासेस का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी, अगर दोनों मासेस का प्रोडक्ट घटेगा तो फोर्स भी घटेगी। अच्छा ये तो आता है ना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर नहीं आता लिंक दे दूंगा एक वीडियो का, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, मैंने पढ़ा रखा है अपने, है ना, अपना पढ़ा रखा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये क्या होता है। नहीं देखोगे, देखो ये क्या है, अगर ये नहीं समझोगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी, बिल्कुल बता रहा हूँ नहीं समझ में आएगी। अगर ये लिंक ना मिले सर्च कर लेना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, उज्जवल पुनीत जैन, आपको मिल जाएगी एक वीडियो, देख लेना, ठीक है। तो फोर्स क्या है हमारी, जो ये फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों मास के, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ मास, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि दोनों मास के बीच में आखिरकार डिस्टेंस कितनी है उसके कैसा डिपेंड करता है, इनवर्सली डिपेंड। देखो ये फिगर देख पा रहे होंगे, ये फिगर देखो, यहाँ पे मेरा एक मास है m1, यहाँ पे मेरा एक मास है m2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है r, दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है r, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि फोर्स कैसा है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द 2 बॉडीज, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, क्लियरली दिख रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब जब मैं इसे एक साथ लिखूंगा, किसे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, दूसरा है मेरा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। जब मैं इसे एक साथ लिखूंगा तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 अपॉन m2 अपॉन आर स्क्वायर, बिल्कुल मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। मेरा एक एक्सप्रेशन था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, एक एक्सप्रेशन था F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, वो सॉरी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो बस मैंने इसे उठा के ऐसे लिख दिया, देखो ऐसे लिख दिया। अब मैंने कहा था जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है एक कांस्टेंट आता है ना, और उस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है, वो साइंटिस्ट निकाल के देंगे, परेशान मत हो। अब जब मैं इसे हटाऊंगा तो इसमें एक कैसा आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसका सिंबल है जी, ठीक है, जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जब मैं ये जो सिंबल है इसे हटा के इक्वल्स टू लगाऊंगा तो यहाँ पे यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और उस कांस्टेंट को मैंने कैसे लिख लिया है, जी लिख लिया है, क्या लिख लिया है, उस कांस्टेंट को जी लिख लिया है, ठीक है भाई। कुछ भी लिख सकते हो,
मैंने कहा था ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे जी लिख लिया है। जी क्यों लिखा है, बात हो रही है ग्रेविटेशन की, मैंने सोचा जी दे दो सबसे अच्छा है भाई। साइंटिस्ट ने सोचा, मैंने क्या सोचा, मैंने तो कुछ भी नहीं करा है ना, तो साइंटिस्ट ने सोचा यार जी दे दो सबसे अच्छा है, क्यों, चैप्टर भी ग्रेविटेशन हो रहा है, हमने सिंबल भी जी दे दिया, ठीक है। तो ये जी क्या है, जी इज कांस्टेंट, और इसको क्या कह के पुकारा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा एक चीज समझो, ये जी बड़ा है, कैपिटल जी है ये, कैपिटल जी, इसको स्मॉल जी मत लिख देना, क्योंकि स्मॉल जी आगे चल के पढ़ाऊंगा कुछ और होता है, स्मॉल जी कुछ और होता है और कैपिटल जी कुछ और होता है, ठीक है। मैंने कहा था फिजिक्स में सिंबल थोड़े से हैं, रिपीटेशन भी होगा, छोटे और छोटे बड़े सिंबल का फर्क भी आएगा, ठीक है। तो ये कैसा है, कैपिटल जी है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। भैया यूनिवर्सल मतलब भाई ये पूरे यूनिवर्स में जो है कांस्टेंट है। अगर आप पानी में हो तो पानी में भी वही फोर्स लगेगी, आप एयर में हो तो एयर में भी फोर्स वही लगेगी। ये जो जी की वैल्यू है ना, ये जो जी की वैल्यू है, ये क्या कह रहा हूँ मैं, ये मीडियम टू मीडियम चेंज नहीं होती। मीडियम होता है हवा, पानी, है ना, कोई भी चीज आप सोच लो, कोल्ड ड्रिंक मीडियम है, कोल्ड ड्रिंक में डाल दो 2 मास, चेक करो दोनों के बीच में फोर्स कैसी है, क्योंकि जी चेंज नहीं हो रहा है, जी चेंज नहीं होगा। हाँ सच बता रहा हूँ, शहद में डाल दो, शहद में डाल के देख लो, वहीं इलेक्ट्रिक चार्जेस में चेंज आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। तो ये जी कैसा है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ नहीं पलटेगी। जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम के साथ जी की वैल्यू चेंज नहीं होती। वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम होता है हवा, पानी, तेल, कुछ भी कह लो, ये सब क्या है, मीडियम, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, जी की वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का मास है ये उस पर भी डिपेंड नहीं करती, ना ही डिपेंड करती है जी की वैल्यू दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आर उसके, यानी कि जी की वैल्यू फिक्स है भाई। जी की वैल्यू क्या है, फिक्स है, और वो कितनी होती है ये देख लो, जी की वैल्यू फिक्स है, कहीं चले जाओ सेम रहेगी ये जी इक्वल्स होता है हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। ये 10⁻⁻11 है भाई, थोड़ा कोऑपरेट कर लेना, क्योंकि मैं लिख नहीं पाता हूँ ऊपर, है ना, ऐसे लिख नहीं पाया, इसे कोऑपरेट कर लेना, ये 10⁻⁻11 है। जी इक्वल्स 6.67 इंटू 10⁻⁻11, क्या 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। भैया अब ये यूनिट कैसा आई इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, चलो समझो इसकी यूनिट कैसा आई। तो यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। अब मैंने हमेशा से कहा है जिसकी भी यूनिट आपको निकालनी हो ना, जैसे क्या था फॉर्मूला फोर्स का, F इक्वल्स जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। मुझे ये बताओ क्या हमें फोर्स की यूनिट निकालनी है, नहीं ना, फोर्स की यूनिट नहीं निकालनी है। जब फोर्स की यूनिट नहीं निकालनी है तो फोर्स को उस तरफ मत रखो, उसको अकेला छोड़ दो जिसकी यूनिट निकालनी हो या जिसकी वैल्यू निकालनी हो। मुझे फोर्स की तो निकालनी नहीं, मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसे अकेला छोड़ दो, बाकी सबको एक तरफ ले आओ। देखो मैंने ये करा, F इक्वल्स जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर मेरा लिखा हुआ था, मैंने क्या करा देखो क्लियरली समझो, F इक्वल्स जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर लिखा हुआ था। मुझे क्या करना था, मुझे जी को अकेला छोड़ना था, बाकी सबको ले जाना था उधर। तो मैं सबसे पहले लेके गया इस आर स्क्वायर को, ठीक है भाई। कैसे लिखा जाऊंगा, एफ आर स्क्वायर इक्वल्स जी m1m2, क्योंकि ये डिवाइड में था तो ये कैसे जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। अब ये जो m1m2 है ये यहाँ पे कैसे है, मल्टीप्लाई में है। जो एक चीज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई में है, जो एक चीज इक्वल्स टू के एक तरफ मल्टीप्लाई में है, वो दूसरी तरफ जाके काय में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कैसा आ जाएगा, एफ जी आर स्क्वायर अपॉन m1m2। क्लियर हुआ,
देखो ये सब मैथ्स का खेल है, मैथ्स सीखनी पड़ेगी अगर ये अच्छे से सीखना है। मैथ्स का ये बेसिक रूल है, जो इक्वल्स टू के इस तरफ, जो इक्वल्स टू के इस तरफ मल्टीप्लाई में होती है चीज़, वो इधर आके काय में कन्वर्ट हो जाती है डिवाइड में, और जो डिवाइड में होती है वो इधर आके कैसे हो जाती है मल्टीप्लाई में। देख लो ज़रा, ये नहीं हुआ F इक्वल्स जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे ये चीज़ कैसी थी डिवाइड में, यहाँ जाके कैसा होगी मल्टीप्लाई में। ये यहाँ पे क्या थी मल्टीप्लाई में थी, मल्टीप्लाई में थी ना, नीचे जाके कैसे होगी डिवाइड में। एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। क्लियर हो गया। अब जी क्या हुआ मेरा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ज़रा मुझे एफ की यूनिट बताओगे, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट याद है, भूल तो नहीं गए, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, आर क्या है डिस्टेंस, आर क्या है डिस्टेंस। ज़रा मुझे ये बताओ डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या थी भैया मीटर, मीटर ठीक है। लेकिन एक चीज़ देख लो, ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, ये कैसा है डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर वहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आएगा मीटर का स्क्वायर, क्या आएगा मीटर का स्क्वायर। नीचे क्या है भैया m1 m2 यानी कि किलोग्राम, बस 1 किलोग्राम नहीं 2 किलोग्राम है, 2 बार मास है, चेक कर रो m1 m2, इसलिए क्या आएगा किलोग्राम इंटू किलोग्राम। यानी कि जी की यूनिट क्या बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। क्यों, फोर्स की यूनिट क्लियर हुआ, क्या हुई यूनिट एफ इक्वल्स है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू यूनिट क्या हुई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। भाई क्लियर होगी, वैल्यू क्लियर होगी। जी की वैल्यू मैंने कहा हमेशा पूरे ब्रह्मांड के लिए एक है, वो क्या है 6.67 इंटू 10⁻11। क्लियर हुआ। और यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड द सोलर सिस्टम टुगेदर। हमारे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने पूरा सोलर सिस्टम जो है वो बांध के रख रखा है। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो अर्थ उधर भाग जाती, पता चला मार्स उधर भाग गया है ना, वीनस उधर भाग गया, पता चला है ना, हो सकता था। मान लो अगर कोई किसी चीज़ पे फोर्स ना हो, मान लो एग्जाम्पल है, मान लो एक शैतान बच्चों की क्लास है ना, ये बच्चों की क्लास है, ये बच्चों को अगर यहाँ पे एक टीचर नहीं खड़ा होगा, हाँ मान लो यहाँ पे एक टीचर खड़ा है, तो ये सारे जो बच्चे हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे जैसे, ये क्या करेंगे शैतानी नहीं करेंगे। अभी मान लो टीचर है कुछ कह रहे हैं भैया हम तो टीचर के सामने भी कर लेंगे है ना, तो यहाँ पे अभी ये शैतानी नहीं कर रहे हैं। लेकिन 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 जैसे ही मान लो ये टीचर चले गए बाहर, इन्हें बुलाया प्रिंसिपल सर ने, ये गए बाहर है ना, तो ये क्या भागेंगे नहीं एक दूसरे की तरफ, ये भाग जाएंगे ना, इधर उधर भाग जाएंगे, चिल्लाएंगे कूदेंगे फूदेंगे, इधर उधर भाग जाएंगे। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे सोलर सिस्टम को बांध के रखता है, बांध के रखता है। जैसे मान लो ये है हमारा सन है ना, ये है हमारा सन, तो सन के तुरंत बाद क्या आता है हमारा मरकरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स है ना, बीच में आता है यहाँ एस्ट्रॉयड बेल्ट है ना, एस्ट्रॉयड बेल्ट आ जाती है, फिर बाकी सारे ये हमारे प्लैनेट्स आ जाते हैं ना। तो ये क्या है हमारा सन, या फिर मैं कहूँ ये हमारा जो ये सोलर सिस्टम है। सो ग्रेविटेशन फोर्स क्या करता है हमारे जो सोलर सिस्टम है उसको बांध के रखता है। जैसे आप अगर आप ये पढ़ोगे, इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ विच कीप्स द अर्थ इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। जो अर्थ है हमारी वो सर्कुलर मोशन में क्यों है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, क्योंकि सन एक कंटिन्यूअस फोर्स लगा रहा है हमारी अर्थ की ओर, जो इसे क्या बना रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, देखो देखो ये हमारा सन है, ये हमारा सन है सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में सन है, और इसके चारों ओर हमारी जो अर्थ है वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है। एक्चुअली ये इलिप्टिकल पाथ होता है, अभी समझो ये घूम रही है। ठीक है, बिल्कुल इसके एक इस तरह घूम रही है, बिल्कुल सर्कुलर पाथ एक हो इलिप्टिकल पाथ में। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका क्या रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, एक और अगर मैं आपके प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल देखूं, तो आपने कभी टाइड्स वगैरह देखी होगी, बचपन में पढ़ा भी होगा, लहरें वगैरह जो उठती हैं समुद्र में, उसका कारण होता है जो मून और अर्थ जो है, मून और अर्थ क्या करता है, जो हमारे सी में मतलब ये समुद्र में जो पानी होता है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। जो हमारा मून या अर्थ होते हैं वो हमारे
सी में प्रेजेंट वाटर पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से उसका उसका लेवल जो है ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। क्योंकि भाई अब पानी जो है हमारा वो सूरज की तरफ ऊपर उठना चाहता है, मैं कहूँ चांद की तरफ ऊपर उठना चाहता है ना, वो चांद की तरफ ऊपर उठना चाहता है। तो वो क्या है, उसके हमारे जो समुद्र का पानी है उसका लेवल जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, जिसे हम टाइड्स बोलते हैं। ठीक है, द टाइड्स, जो हमारे टाइड्स फॉर्म होते हैं हमारे सी में, द टाइड्स फॉर्म इन द सी बाय द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर लेवल इन द सी आर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच द मून एंड द सन एक्सर्ट ऑन द वाटर सरफेस इन द सी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब आपने एनसीईआरटी अगर पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी का ग्रेविटेशन का पहले पेज में एक एक्सपेरिमेंट दिखा रखा है, जिसमें क्या कर रहा है, ये एक बंदा है जिसने एक अपने हाथ में एक थ्रेड पकड़ रखी है और थ्रेड का एक सिरा इसने स्टोन से बांध रखा है और थ्रेड का एक सिरा इसके हाथ में है। अभी क्या कर रहा है, स्टोन को घुमा रहा है और इस स्टोन को जब वो घुमा रहा है तो ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ये स्टोन क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ में ये स्टोन घूम रहा है। ठीक है भैया, क्लियर है? अच्छा, आप चाहो तो ये एग्जाम्पल खुद भी कर सकते हो। इसके लिए स्टोन रस्सी को बांधने की ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, एक चार्जर लो, चार्जर आप सबके घर में होगा, एक चार्जर, फ़ोन चार्जर लो। उसका एक सिरा होता है वो जो आप प्लग में डालते हो, एक सिरा होता है वो जो आप फ़ोन में डालते हो। उस फ़ोन वाले सिरे को पकड़ लो या फिर उसका ये प्लग वाला हिस्सा पकड़ लो। ऑल्दो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा ये वाला हिस्सा पकड़ो जो आप फ़ोन में डालते हो और उसे घुमाओ। क्या ये बिल्कुल इस तरह नहीं घूमता? बहुत बच्चों ने करके भी देखा है, मैंने भी अपने टाइम पे किया था। देखो, क्या ये इसी तरह नहीं घूमता? बिल्कुल इसी तरह आपका जो चार्जर है वो घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा, है ना। क्या ये अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा नहीं लग रहा? सोचो, सोचो ज़रा, ये आपका चार्जर, ये आपका चार्जर, ये आप, यानी कि ये सन, ये अर्थ, ये बाहर वाली अर्थ, ये अंदर वाला सन, ये बाहर वाली अर्थ, ये अंदर वाला सन, और ये क्या रहे हैं, घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ में, घूम रहे हैं, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। और साइंटिस्ट ने जब ये बताया कि क्यों घूम रहे हैं, या किसी महान आदमी ने बताया कि क्यों घूम रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब सर्कुलर पाथ होता है ना, कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन करती है, एक साइंटिस्ट ने कहा जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन करती है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या? एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है, सेंटर के तरफ एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है ना, सेंटर की तरफ जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है। अब सोचो एक बात, एक चीज़ आपको बताऊं, जैसे ही आप इसे घुमाना छोड़ दो, मान लो आपने अपने हाथ से ये चीज़ छोड़ दी, ये रस्सी ही छोड़ दी, पता क्या होगा, ये जहाँ पर भी होगा, मान लो ये यहाँ पे, तो ये ऐसे का ऐसा ही बाहर निकल जाएगा, ये अंदर नहीं आएगा। सच बता रहा हूँ, ये ऐसा अंदर नहीं आएगा और आके आपके नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ये ऐसा का ऐसा बाहर चला जाएगा। इसका कारण है, जो मान लो यहाँ पे है, तो होगा क्या, अब ये यहाँ से सीधा बाहर निकल जाएगा, कैसा, टेंजेंशियली। क्यों? क्योंकि जिस भी पॉइंट पर वो ये है, यहाँ पे है, तो उस पर एक फोर्स लग रही है, कैसे, एक टेंजेंशियली फोर्स लग रही है, जिस फोर्स को काउंटर बैलेंस कौन कर रहा है, ये वाली फोर्स जो इसे अंदर बुला रही है ना। ये मैं काउंटर बैलेंस से कहूँ, ये उस फोर्स से ज़्यादा कौन सी फोर्स है, ये वाली फोर्स जो इसे क्या कह रही है, भैया आप बाहर नहीं जाओगे, आप अंदर आओगे, आप बाहर नहीं जा सकते, आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, आपको सर्कुलर मोशन करना पड़ेगा, आपको सर्कुलर मोशन करना पड़ेगा। क्योंकि ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, जो हम 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं, परेशान मत हो। ठीक है भाई, सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला होता है mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, जहाँ पे Fc है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, m है हमारा मास, v है वेलोसिटी, r है रेडियस, v है वेलोसिटी, r है रेडियस। ठीक है, देखो पढ़ो इसे, बिफोर द थ्रेड इज रिलीज द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इन अ सर्टेन स्पीड एंड चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। भाई अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो उसकी तो डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन कहाँ है भैया, बाहर की तरफ, इसकी डायरेक्शन कहाँ है भैया, ऐसे, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ऐसे, इसकी डायरेक्शन कहाँ है भैया, ऐसे, इसकी डायरेक्शन कहाँ है भैया, ऐसे। तो डायरेक्शन तो हर समय चेंज हो रही है, या नहीं हो रही है? इसकी डायरेक्शन कैसी है, देखो ऐसी है ना, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, तो डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है ना, है ना। अब डायरेक्शन चेंज हो रही है
तो वेलोसिटी भी चेंज होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो बिफोर द थ्रेड इज रिलीज द स्टोन इन अ सर्कुलर पाथ with certain speed changes direction at every point. The change in the direction involves change in velocity और acceleration. जब डायरेक्शन में चेंज आएगा तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा. The force that cause the acceleration and keeps the body moving. The force that cause the acceleration. अब हमने कहा था एक्सेलरेशन हो रहा है तो फोर्स भी हो रहा होगा, फोर्स हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी होगा. तो जो फोर्स है ना वो कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंटर की तरफ एक फोर्स लगने वाली फोर्स क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स. क्लियर हो गया? तो ये तो है सेंट्रीपिटल फोर्स भैया, ये तो है सेंट्रीपिटल फोर्स. और जो हमारा सन के चक्कर ये अर्थ घूम रही है, या आपने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं भाई. सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब mv²/r. सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r और ग्रेविटेशनल फोर्स gm1m2/r². एक दिन इसे कंपेयर भी करेंगे, परेशान मत हो. फिलहाल के लिए इतना ही. आज था इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ठीक है. आई होप आपको क्लियर हुआ हो. वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, ठीक है. किसी भी चीज़ पे वीडियो चाहिए कमेंट करो, मुझे बताओ कि भैया इस टॉपिक पे हमें वीडियो दो. लास्ट में सिर्फ इतने कहूँगा, अपना ध्यान रखो, कीप काम स्टडी वेल, है ना. अपने ध्यान रखो, कीप काम स्टडी वेल. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग. बाय बाय, लव यू ऑल, कीप काम, स्टे पॉजिटिव.